हेलो दोस्तों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो क्वेश्चन पेपर था 2023 का पीजीटी का, उसका 2 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज से हम लोग फिर से चल रहे हैं क्योंकि जल्द ही एग्जाम है 29 को, 2 दिन बचे हुए हैं और हम लोग इसको जल्दी कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोगों के पास ये सारे के सारे 150 क्वेश्चन का पूरा कमांड हो जाए। आप सभी लोग अगर हमारे चैनल में पहले से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को मैं एक बार फिर बता दूं, मैंने पिछले 2 वीडियो में मैं बता चुका हूं। ये आप लोगों को ये बता दूं कि स्पेशली चाहे झारखंड या देश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो कॉमर्स से रिलेटेड है, उसके लिए हमने एक अलग चैनल बना रखा है। उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, वहां पे जेएसएससी म्युनिसिपल का कम से कम 200 वीडियो फ्री कर दिया गया, मेरे पूरे क्लासेस ही फ्री कर दिए गए हैं ताकि आप वहां भी देख सके। तो जो लोग अभी तक उसका फायदा नहीं उठा पाए, बहुत सारे लोग तो रगड़ के देख रहे हैं, एक दिन में 300-400 घंटा वो वीडियो देखा जा रहा है और अभी देख रहे हैं कि 1000 घंटा पहुंच गया सिर्फ 3 या 4 दिनों में। तो ये स्थिति है, लोगों की एकदम जान लगा दिया है लोग देखने के ऊपर। तो आप क्यों पीछे रहिएगा? आप कंपटीशन में पीछे रहने का कोई कारण आपका बनता नहीं है, तो आप भी लगातार जुड़े रहें। तो आप उसके लिए मेरे उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके वीडियो आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों से जब बात होती है, फोन कॉल करते हैं, बात होती है तो पता चलता है कि उनको पता ही नहीं मेरे चैनल के बारे में। तो बता दूं, मैं CWH कंपटीशन के नाम से, ये नाम से एक चैनल है, आपको इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। और इसमें सारे वीडियो प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, चाहे इनकम टैक्स है, चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग है, चाहे इंडस्ट्रियल रिलेशन है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, चाहे ऑडिटिंग है, सारा टॉपिक बाय टॉपिक डाला हुआ है। CWH का मतलब होता है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, ये शॉर्ट फॉर्म है, और कंपटीशन, तो CWH कंपटीशन के नाम से। अब बाकी अगर आप देखना चाहते हैं तो CWH के साथ कोई भी चीज लगाएंगे। अगर आप कॉमर्स का देखना चाहते हैं तो कॉमर्स लगाइए, आर्ट्स का देखना चाहते हैं तो आर्ट्स लगाइए, साइंस का देखना चाहते हैं साइंस लगाइए, अगर आप सीबीएसई देखना चाहते हैं तो सीबीएसई लगाइए, अगर आप ग्रेजुएशन का देखना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी लगा दीजिए। तो ये सारे हमारे स्पेशल चैनल बने हुए सेपरेट सेपरेट। ये मेरा मेन चैनल है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं। ये चैनल तो सब्सक्राइब करना ही करना है क्योंकि सारे नोटिफिकेशन इसी चैनल में आएंगे। इसके बाद जो चैनल जितने हैं वो सब सेपरेट सेपरेट बने हुए, ताकि आप लोगों को ढूंढने में दिक्कत ना हो। बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जिनको ढूंढने में दिक्कत होता है। जैसे इस चैनल में सारे वीडियो मिलेंगे, आर्ट्स का भी, साइंस का भी, कॉमर्स का भी, सारे वीडियो मिलेंगे। तो मिक्स ना हो इसके लिए सेपरेट वीडियो हम लोग सेपरेट चैनल बना रखे हैं कि एक चैनल में सिर्फ एक टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगा। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोनों चैनल आपके पास रहेगा तो दोनों इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगा। जो लोग पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए थे वो लोग इसका फायदा ले रहे हैं और कम से कम 10 दिनों से पूरे आराम से फायदा लेके और सारा टॉपिक कंप्लीट कर दिए। कल एक स्टूडेंट बोल सकते हैं या हम उम्र हैं, एक साथ हैं, हम लोग दोस्त बोल सकते हैं। कल एक दोस्त से बात हो रही थी जो इसका फायदा ले रहे थे, बोले सर मैं एक दिन में 15 वीडियो देखता हूँ, 15 वीडियो एक दिन में निपट देता हूँ सर। और लगभग मैंने सारा वीडियो आपका कंप्लीट कर लिया है। और तब जब मैं एमसीक्यू में जाता हूँ वीडियो कंप्लीट करने के बाद, तो लगता है कि एमसीक्यू आसान है, और रियल में एमसीक्यू आसान है अगर आप टॉपिक को समझ पाते हैं तो। क्योंकि अगर आप रटेंगे, रट्टा मारेंगे, बहुत सारे गैस पेपर आ जाते हैं उसको रट लेते हैं। सर गैस पेपर रटने से क्या होता है कि आप ये टॉपिक के ऊपर कमांड किए कि ये होता है, और जस्ट उसका उल्टा पूछ दिया कि क्या नहीं होता है, क्वेश्चन में पूछ दिया क्या नहीं होता है, तो दिमाग हैंग हो जाएगा। और पूछ वैसा ही रहा है, क्वेश्चन का लेवल अगर आप देखेंगे तो पूछता वैसा ही। इसलिए आप लॉजिक क्रिएट कीजिए, रट्टा रटने के पीछे नहीं। रट के अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाला जाता तो सारे लोग बैंक और एसएससी में होते अभी। इसलिए रट के नहीं, समझ के निकाला जाता। आप समझिएगा तभी आप उसका आंसर कर पाएंगे, नहीं तो रटने से कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 तक कर चुके थे, 23 से बात करते हैं। बोलता है द टर्म्स बिजनेस इंक्लूड्स, बिजनेस के अंदर क्या क्या शामिल किया जाता है। बोलता है व्यवसाय के अंदर क्या क्या शामिल किया जाता है। पहला एनी ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड कॉमर्स और मैन्युफैक्चर, बोथ एनी ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर्स। तो याद रखिएगा बोथ यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि दोनों शामिल किया जाता है। खाली ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चरिंग शामिल नहीं किया जाता है, विनिर्माण भी शामिल किया जाता है। विनिर्माण जिसको हम लोग बोलते हैं, तो याद रखिएगा ट्रेड है, चाहे कॉमर्स है, चाहे विनिर्माण हो, सब इसमें इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। कैपिटल एसेट किसको बोलेंगे? याद रखिएगा कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर हम इनकम टैक्स में कैपिटल गेन चैप्टर पढ़े हैं तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कैपिटल एसेट क्या होता है। तो कैपिटल एसेट क्या होता है? तो हर हर बिजनेस का सारा एसेट्स कैपिटल एसेट कहलाएगा, एक व्यक्ति का सारा संपत्ति कैपिटल एसेट कहलाएगा, एक्सेप्ट कुछ को छोड़ के। तो यहाँ लिखा है कि स्टॉक इन द ट्रेड कैपिटल एसेट। हो रहा है कि कैपिटल एसेट इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट किसको छोड़ के? तो ज्वेलरी को छोड़ के, क्योंकि ज्वेलरी अगर पर्सनल है एक महिला के लिए,
उसकी सुहागन होने का जो प्रमाण है वो है ज्वेलरी। तो ज्वेलरी को छोड़ के बाकी सारा कैपिटल एसेट कहला जाएगा। बिजनेस में कैपिटल गेन के अंदर याद रखिएगा, जब आप कैपिटल गेन पढ़ते होंगे तो ये भी कैपिटल एसेट होगा। अच्छा, पर्सनल इफेक्ट लिख दिया, जबकि होना चाहिए पर्सनल एसेट्स। पर्सनल एसेट्स होगा सबका सब, सिर्फ किसको छोड़ के, संपत्ति आभूषण को छोड़ के, आभूषण को छोड़ के बाकी सब। आगे लिखा है 25 में, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A अनलिस्टेड शेयर आर ट्रीटेड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इफ दे आर हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ। बताइए, शेयर के मामले में अगर आप लोग पढ़े होंगे, इनकम टैक्स का मेरा वीडियो देखे होंगे, तो उसमें बताए थे कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का डिफरेंस जो होता है ना, लॉन्ग और शॉर्ट टर्म एसेट का जो डिफरेंस होता है वो होता है 3 साल का। अगर 3 साल से ज्यादा होगा, 3 years मोर होगा या मोर देन 3 years होगा, सारा प्रॉपर्टी अगर 3 साल से ज्यादा समय तक आपके पास रह रहा है तो वो लॉन्ग टर्म कहलाएगा, और 3 साल से कम रहेगा तो लेस देन 3 years। 3 साल से कम अगर कोई प्रॉपर्टी रहता है तो वो शॉर्ट टर्म कहलाता है। जैसे हम बिल्डिंग आज खरीदे और आज से 3 साल के अंदर ही बेच दिए तो वो शॉर्ट टर्म होगा। लेकिन अगर हम बिल्डिंग खरीदे और 3 साल अपने पास रखे हो, 3 साल बाद बेचे, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। लेकिन शेयर के मामले में 1 साल होता है, 1 साल से अधिक जो है, 1 से अधिक यानी 1 साल से अधिक, 1 से अधिक नहीं है ना, 1 साल से अधिक, और यहाँ होता है 1 साल से कम। तो अगर शेयर खरीदें तो 1 साल से कम में शॉर्ट टर्म, 1 साल से ज्यादा में लॉन्ग टर्म, और बाकी सारे में 3 साल से ज्यादा में लॉन्ग टर्म और 3 साल से ज्यादा में शॉर्ट टर्म। तो बोला यहाँ पे कि शेयर के मामले में कितने साल का होता है, तो शेयर के मामले में अगर हम देखें तो आप समझ में आ रहा होगा, 1 साल को यहाँ मंथ्स में दे दिया, तो 1 साल में कितना महीना होता है बताइए, 1 साल में कितना महीना होता है, तो 1 साल में 12 महीना होता है। यहाँ पे 12 होना चाहिए, यहाँ गलत दिया हुआ है, 12 होना चाहिए। बोलता है मिस्टर मैनन हैव ए टी स्टेट इन मुनर केरला अर्न 5 लाख बाई वे ऑफ ग्रोइंग टी लिव्स एंड मैन्युफैक्चरिंग टी। बोलते हैं ध्यान देना, इसका क्या है कि चाय का बागान है केरल में, वो चाय का पत्ती भी तोड़वाता है और अपने यहाँ चाय को मैन्युफैक्चर करके बेचता भी, और बेच के कितना कमाए, 5 लाख। आपको मालूम होना चाहिए कि एक व्यक्ति जब चाय पत्ती का उत्पादन भी करता है, नहीं पत्ता भी उत्पादन करता है, बागान भी उसका है, और वही अपना मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न भी रखा है, उसी बागान से पत्ता तोड़ के अपना ही फैक्ट्री में उसको मैन्युफैक्चर करके बेचता है, तो ऐसी स्थिति में आप सभी लोगों को मालूम है कि एग्रीकल्चर इनकम कितना माना जाएगा। तो हम लोग पढ़े थे 60-40, 60% एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और 40% जो होगा वो बिजनेस इनकम माना जाएगा। तो बोलता है यहाँ पे टैक्स कितना लगेगा, तो बोलता है कर योग आय कितनी होगी, तो 5 लाख का 40% बिजनेस इनकम माना जाएगा। तो 5 लाख का 40% कितना होता है, 2 लाख। यहाँ पूछता कि कर योग्य आय पूछा ना, वहां लिख देता कर मुक्त आय कितनी होगी, कितना टैक्स फ्री होगा। तो 5 लाख का 60% एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है, और एग्रीकल्चर इनकम पूरा टैक्स फ्री होता है, उस पर टैक्स लगता ही नहीं। इसलिए अगर बोलता कि टैक्स फ्री कितना होगा, तो 5 लाख का 60% टैक्स फ्री एग्रीकल्चर इनकम, और बोलता है टैक्सेबल कितना होगा, तो 5 लाख का 40% टैक्सेबल होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे बिजनेस इनकम। और आप याद रखिएगा चाय के मामले में 60-40, 60% एग्रीकल्चर इनकम और 40% बिजनेस इनकम। 60% एग्रीकल्चर इनकम और 40% कौन सा इनकम है, बिजनेस इनकम हम लोग मान के चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, तो इसका आंसर ए है, सही है। आगे बोलता है कि राजीव जो 28 वर्ष की है, अपनी शादी के अवसर पर 2 लाख रुपए का नगद उपहार मिला। शादी के अवसर पर एक व्यक्ति को शादी के समय 2 लाख रुपए का गिफ्ट मिला। इसमें किसी ऐसे व्यक्ति जो रिश्तेदार नहीं है से मिला उसको कितना, 80,000 रुपए। जो रिश्तेदार नहीं उससे कितना मिला है, 80,000 उपहार मिला है। लॉटरी जीत कर उसे 3 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई, लॉटरी से उसको 3 लाख का इनकम मिला। उसकी शुद्ध आय ज्ञात कीजिए, टीडीएस को नजरअंदाज करते हुए, यानी टीडीएस को ध्यान नहीं दीजिए। अब बताइए कि इसका नेट इनकम कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि कितना आएगा इसका नेट इनकम। तो सबसे पहले 2 लाख रुपया मिला, ये तो भूल जाइए, क्योंकि 2 लाख रुपया शादी के समय इसको नगद उपहार जो मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद है किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जो रिश्तेदार नहीं है, 80,000 रुपये उपहार मिला, ये तो टैक्सेबल होगा, क्योंकि रिश्तेदार से जो भी शादी के समय मिलता है एग्जेम्प्ट होता है, तो 80,000 ये। लॉटरी से जीता है 3 लाख रुपया, लॉटरी से कितना जीता है, 3 लाख रुपया जीता है, 3 लाख किया है। उसकी शुद्ध आयकर देता नहीं कितना, टीजर्स को नजरअंदाज करते हुए कितना इसको टैक्स देना पड़ेगा, तो कितने रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, तो 80,000 ये हो गया। अब 3 लाख रुपया का आय इसको मिला है कहाँ से, लॉटरी से जीता है, 3 लाख रुपया का आय। टीडीएस को नजरअंदाज करते हुए इग्नोर करना है टीडीएस को, तो टीडीएस को इग्नोर कर देंगे तो 3 लाख के ऊपर कितना परसेंट टैक्स लगेगा,
3 लाख का 30%, 3 लाख का 30% करेंगे तो 90,000 रुपया उधर टैक्स लगेगा, 90,000 का। और इसका टैक्स कितना आएगा? ये गिफ्ट मिला है ना, रिश्तेदार से गिफ्ट मिला है, तो 90,000, और इधर होता है 8 या 24, 80,000 का 24,000। लॉटरी से 3 लाख का गिफ्ट, वो तो ठीक है। उसे 3 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई, तो 3 लाख का 30%, 90,000 तो इसमें लगेगा। अगर हम 30% टीडीएस की बात करें तो 3 लाख का इनकम हुआ तो 90,000 इधर, और इसका आता है 80,000 का गिफ्ट मिला है, तो 80,000 में 50,000 तक छूट है, तो बचा 30,000। और 30,000 जो एक्स्ट्रा बचा, जो रिश्तेदार नहीं है से लॉटरी जीत से उसे 3 लाख की आयु, उसकी शुद्ध आयकर देता टीडीएस को इग्नोर करते हुए कितनी होगी? तो 30,000 का अगर हम लोग 30% निकालते तो 9,000 आता है, तभी तो नहीं पहुंच रहे हैं। 93,600। नगद जो गिफ्ट मिला इसको तो इग्नोर कर देना है, इसमें तो टैक्स लगेगा ही नहीं। बाकी बचा कि रिश्तेदार जो नहीं था उससे 80,000 को गिफ्ट मिला है, तो 80,000 का उसका पूछ क्या रहा है, हिज नेट इनकम टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, टैक्स लायबिलिटी निकालना होगा उसको। चलिए इसको देखिए, उस तरह से नहीं बनेगा ये। जब कोई व्यक्ति शादी के समय जो भी गिफ्ट लेता है ना, चाहे वो रिश्तेदार से मिले या रिश्तेदार ना हो, एग्जेम्प्ट होता है। शादी के समय रिश्तेदार हो या ना हो, वो दोनों पैसा क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। याद रखिएगा उस चीज को, हम लोग गलती कर रहे थे वहां। अब बचा कि ये जो 3 लाख कमाया है वो जुआ से, उसका 30%, 90,000। फिर इसका हम लोग याद रखिएगा कि जब कोई व्यक्ति कमाता है तो इसको एजुकेशन सेस देना पड़ता है। हम लोगों को पूछ रहा है ना कि कितना रुपया टैक्सेबल लायबिलिटी होगा। देखिए हम लोग गलत सोच रहे थे, हम टैक्सेबल अमाउंट निकालने के चक्कर में टैक्स लायबिलिटी पूछ रहा है कि कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो भैया अगर शादी के समय जो आपको पैसा मिलता है, चाहे रिश्तेदार से मिले या बाहर वाले से मिले, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, वो फ्री होता है, एग्जाम्प्ट होता है। तो 3 लाख का जो आप कमाए हैं, आय हुआ है, रिसीव नहीं किए, इनकम हुआ है, तो इनकम हुआ तो इसका 30% उड़ा दिए सीधा। तो 3 लाख का 30%, 90,000 प्लस एजुकेशन सेस इस पे लगता है। कितना परसेंट एजुकेशन सेस लगता है? 4%। तो 9 चौके कितना होता है? 3600 रुपये एजुकेशन सेस लगेगा। तो इसका मतलब है कि 93,600 रुपया टैक्स लगेगा आपका। तो टैक्सेबल लाइबिलिटी कितना हो जाएगा? 93,600 रुपये। याद रखिएगा, हम लोगों को पूछ रहा था टैक्स लाइबिलिटी, हम लोग सोच रहे थे टैक्स टैक्स लाइबिलिटी नहीं हम लोग निकाल रहे थे, हम लोग निकाल रहे थे टैक्सेबल अमाउंट, यानी ऐसा अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स निकलेगा। कितना रुपया है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, जबकि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि टैक्स लाइबिलिटी कितना नहीं है, हम लोगों को पूछ रहा था टैक्स कितना देना पड़ेगा, और हम लोग निकाल रहे थे किस अमाउंट पर टैक्स लगेगा। यहाँ गलती कर रहे थे। तो याद रखिएगा, टैक्स कितना देना पड़ेगा ये पूछ रहा है, तो हम लोग ये तो ध्यान रहेगा कि शादी के समय कहीं से भी गिफ्ट मिले, दोस्त से मिले, रिश्तेदार से मिले या गैर रिश्तेदार से भी अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। रहा बात की 3 लाख वो जो लॉटरी से जीता, तो 3 लाख आय प्राप्त हुआ है, तो इसका टीडीएस कटेगा। तो हम लोग जानते हैं कि लॉटरी, जुआ, ये सबसे जो जीता है उस पर कितना परसेंट टीडीएस करता है? 30%। इंटरेस्ट वगैरह के ऊपर 10%, और ये सब के ऊपर 30%। तो 3 लाख का 30% होता है 90,000। तो 90,000 ये लगेगा, प्लस इसका एजुकेशन से 4% लगता है। तो 90,000 का 4%, 3600। इस हिसाब से कितना लगेगा? 93,600। इसका सही जवाब होगा। आगे बोलता है इफ मनी और प्रॉपर्टी इज रिसिव्ड, बोलता है कि यदि धन या संपत्ति प्राप्त होती है तो उस पर छूट प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा, अगर रिलेटिव से मिलता है प्रॉपर्टी तो छूट मिलता है, ठीक है, बाय वे ऑफ विल। अगर आपको विरासत के रूप में मिलता है तो छूट मिलता है। ये तो ऑल ऑफ दीज होगा, सारे ऑप्शंस में छूट मिलता है, तो ऑल ऑफ दीज सही आंसर है इसका। चाहे शादी के समय मिलेगा तो छूट, किसी से विरासत में मिलेगा छूट तो छूट, किसी रिश्तेदार से मिलेगा तो छूट। आगे बोलता है जब किसी साझेदारी फर्म की कुल बिक्री 90 लाख की हो तो अनुमानित आय निर्धारण धारा 44 AD के आधार पर कार्यरत साझेदारों के वेतन के रूप में कटौती योग्य अधिकतम राशि कितनी होगी? तो याद रखिएगा कि अगर किसी का प्रॉफिट कुछ भी हो पार्टनरशिप फर्म में, सैलरी के लिए कोई डिडक्शन नहीं मिलता है।
पार्टनरशिप फॉर्म में किसी का डिडक्टेबल अमाउंट कुछ भी हो या प्रॉफिट कुछ भी हो, सेल कुछ भी हो, सैलरी के लिए कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, बिल्कुल सही है, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा सैलरी के। पार्टनरशिप में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कि सैलरी के लिए डिडक्शन आपको मिले। 30 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा निर्दिष्ट व्यवसाय धारा 35 एडी के तहत कटौती के लिए योग्य है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। उपज, कृषि उपज के भंडारण के लिए गोदाम की सुविधा का संचालन, अगर कोई व्यक्ति गोदाम चला रहा है तो उसको छूट मिलेगा। और क्या है, चमड़ा निर्माण, तो ये तो छूट नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर में भी छूट नहीं मिलेगा। टूथपेस्ट निर्माण भी छूट नहीं मिलेगा। कृषि उपज, ये अगर कोई गोदाम की सुविधा कर रहा है तो उसको 35 एडी के अंदर छूट मिलेगा। तो गोदाम का सुविधा मतलब कहीं पे खेती होती है तो उसका उपज रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते हैं, जहाँ गेहूं रखा जाता है, चाहे धान रखा जाता है, तो उसके लिए जो गोदाम का काम कर रहा है उसको 35 एडी के अंदर छूट मिलेगा। आगे बोलता है कि किसकी तैयारी में निश्चित और परिवर्तनीय लागत वर्गीकरण का विशेष महत्व होता है। कौन सा ऐसा चीज बनाते समय ध्यान रखना होगा, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को, किस चीज का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो जब हम फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं तो वैसे केस में हम लोगों को फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को बहुत ध्यान रखना होगा, दोनों को अलग अलग बांट के रखना होगा, तभी फ्लेक्सिबल बजट बन पाएगा। प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड इज नोन एज, प्राइम कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड को जोड़ देंगे तो आप लोगों को मालूम है कि मार्जिनल कॉस्ट निकलता है, एमसी। आप याद कीजिए, प्राइम कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड को जोड़ेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा। और अगर प्राइम कॉस्ट और वेरिएबल प्लस फिक्स ओवरहेड को जोड़ देंगे तो आप फैक्ट्री कॉस्ट बोल सकते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट निकलेगा, या टोटल कॉस्ट भी आप बोल सकते हैं। आगे बोलता है कॉस्ट विच आर असर्टेन आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड आर नोन एज, ऐसे खर्चे जब हो जाते हैं उसके बाद उन्हें हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ऐसे खर्चे को हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। जो खर्चे हो चुके हैं उसके बाद अगर हम उसको डिटरमाइन करते हैं तो हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। बोलता है इन जॉब कॉस्टिंग टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू अ जॉब विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज यूज। जॉब कॉस्टिंग बोलता है कार्य लागत निर्धारण में किसी कार्य के लिए प्रत्यक्ष सामग्री के मुद्दे को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस दस्तावेज का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, मटेरियल रिक्विजिशन का। जॉब कॉस्टिंग में मटेरियल रिक्विजिशन का मतलब उसने रिक्वेस्ट किया मेरे से मटेरियल लेने का, और उसको रिकॉर्ड उसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सारा रिकॉर्डिंग होता है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग टर्म बजट, इसके अंदर कौन सा लॉन्ग टर्म बजट है। तो कैश बजट शॉर्ट टर्म होता है, फ्लेक्सिबल मास्टर बजट, कैपिटल बजट लॉन्ग टर्म होता है। कैपिटल नाम ही है कि लॉन्ग टर्म के लिए बनता है। द अंडर वैल्यूएशन ऑफ अ स्टॉक इज बेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय विच ऑफ द बिलो असर्टेंस। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा है, किसी स्टॉक के कम मूल्यांकन को निम्न में से किस अधिक कथन द्वारा सर्वश्रेष्ठ ढंग से प्रदर्शित किया जा सकता है। स्टॉक के अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप, इंग्लिश पढ़िए, गेन्स इन द फाइनेंशियल अकाउंट आर रिड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अगर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक अगर कम होगा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अगर कम लगेगा तो बिजनेस को गेन होगा, हो ही नहीं सकता। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अगर कम लगेगा तो बिजनेस को लॉस होगा। द लॉस इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट इन बोथ द फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट। बोलता है अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम लगेगा तो इससे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी प्रॉफिट में इम्पैक्ट मारेगा और कॉस्ट अकाउंटिंग के भी प्रॉफिट में इम्पैक्ट मारेगा। ऐसा नहीं है, दोनों का वैल्यू में प्रॉफिट में इम्पैक्ट नहीं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम लगेगा तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट में इम्पैक्ट मारेगा, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में उसका नहीं पड़ेगा। तीसरा क्या लिखा है, प्रॉफिट इन द कॉस्ट अकाउंट्स आर रिड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। बिल्कुल ये सही है कि कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट कम हो जाएगा अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम लगाएंगे। अगर आपको याद है क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कि आप अगर मान लीजिए हम लोग कोशीट ही बनाते हैं तो कोशीट में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम लगेगा तो उसके कारण हमारा प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट कॉस्ट का कम हो जाएगा। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अगर कम लगेगा तो टोटल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, सेल्स में घटाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, टू हेल्प इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन